हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की क्लास चल रही है और हिंदी के हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर एक बार विजिट करके ज़रूर देखें और हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो हर वीडियो आप आसानी से देख सकते हो। और मैं आपको बता दूँ कि इसी चैनल पर हमने करंट अफेयर्स जीके की भी क्लास स्टार्ट कर दी है। अगर वो भी नहीं देखें तो एक बार जाके ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में हम संधि लेकर आए हैं, क्योंकि संधि से चाहे आपकी एग्ज़ाम राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की हुई, चाहे सीईटी की हुई, चाहे रीट की, या किसी भी एग्ज़ाम हुआ, कोई सा भी एग्ज़ाम हुआ जिसमें हिंदी आती है, उसमें संधि से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आसानी से पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी का सिलेबस दे रखा होता है। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है 3 से 4 ही हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं। एक बार 2013 एलडीसी में तो 6 से 7 क्वेश्चन ओनली संधि से आए थे, तो हो सकता है कि इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। तो हम संधि एकदम से डिटेल में पढ़ेंगे और हर वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जो भी मैं आपके सामने जो कंटेंट लेके आ रहा हूँ मेरी राइटिंग है, यानी कि मैंने खुद ने नोट्स बनाए हैं जहाँ से मैंने पढ़ा है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि कैसा पढ़ाया जाएगा और कैसा कंटेंट होगा। आप 1-2 वीडियो देख लोगे, स्टार्टिंग 1-2 वीडियो देख लोगे संधि वाली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एकदम से मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो संधि आज का टॉपिक होने वाला है और इसकी ये पहली वीडियो होने वाली है। ये 4-5 वीडियो में फिनिश हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 2-3 वीडियो में हो जाए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा कंटेंट है इसके अंदर, तो कम से कम 5 से 6 वीडियो इसमें लग जाएंगी। तो कहीं से वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संधि का आज बेसिक हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं संधि। संधि हम पढ़ते क्यों हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि संधि हम पढ़ते क्यों हैं। संधि है वो शब्द निर्माण की एक इकाई है। शब्द निर्माण की एक इकाई है संधि। तो शब्द निर्माण किन किन चीज़ों से, शब्द का निर्माण किन किन चीज़ों से होता है? एक तो संधि से होता है, एक समास से होता है, एक प्रत्यय से होता है, एक उपसर्ग से होता है और एक संयोग से होता है। समझ रहे हो? संधि शब्द निर्माण की एक इकाई है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और शब्द निर्माण किन किन चीज़ों से होता है? एक तो संधि से होता है, एक समास से होता है, एक प्रत्यय से होता है, एक उपसर्ग से होता है, एक संयोग से होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि संधि, संधि को कैसे लिख सकते हैं हम विच्छेद के रूप में? संधि को सम प्लस धी, सम प्लस धी, इसमें सम उपसर्ग है और सम भी उपसर्ग है। आप सभी को पता है इस सम का मतलब होता है समान, और जिसमें हलंत दे रखा है, हलंत का ऐसा दे रखा है, इसका मतलब होता है ऐसे दे रखा है ना, इसका मतलब होता है आधा में। तो सम यानी होता है अच्छी तरह से या समान रूप से, और इस सम का मतलब होता है समान। तो जो संधि जब हम विच्छेद करेंगे तो उसमें ये वाला सम आता है, ये उपसर्ग हैं दोनों, ये भी सम उपसर्ग है और ये भी सम उपसर्ग है। और हम ये जान लेते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है संधि का। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप यानी संधि कैसे लिखते हैं? आपने देखा होगा कि हम पहले ऐसे भी लिखते थे संधि, लेकिन आजकल हम ऐसे लिखते हैं। तो ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप माना गया है, यानी कि संधि को ऐसे लिखा जाता है। से के ऊपर न होता है और धी संधि। और पहले लिखते थे ऐसे सन आधा न और धी, मतलब न को नीचे ध से जोड़ के लिखते थे आधा न। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इसको सही माना जाता है अगर आपसे शब्द शुद्धि में पूछ ले तो। और संधि का विलोम शब्द क्या होगा? और संधि का विलोम शब्द क्या होता है? आप सभी ने संधि तो पढ़ी है, लेकिन आपको ये पता है कि इसका विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका होता है विग्रह या विच्छेद। यहाँ तो ऑप्शन में विग्रह मिलेगा या विच्छेद मिलेगा। और अगर आप सोचोगे कि दोनों मिल जाए तो कौन सा टिक करें, तो इसको मान्यता दी गई है विग्रह को। अगर दोनों मिल जाए अलग अलग ऑप्शन में तो विग्रह इस पर टिक कर देना, यानी कि संधि का विलोम पूछ ले तो विग्रह इस पर टिक कर देना। और संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है समझौता, मेल या योग या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समझौता, मेल, योग या जोड़। और इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। परिभाषा क्या होती है संधि की? परिभाषा होती है प्रथम पद के अंतिम वर्ण, प्रथम जो कोई सा भी पद है उसका अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद के प्रारंभिक वर्ण के मेल से जो प्रकार, यहाँ पर वर्ण लिखना भूल गया, यहाँ पर वर्ण आ जाएगा वर्ण। प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद के प्रारंभिक वर्ण मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद के प्रारंभिक वर्ण के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब हम समझते हैं
यानी कि प्रथम पद ये हो गया, इसको लिखते हैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण यहाँ पे हो गया, और दूसरे पद का यानी दूसरा जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण यहाँ पर हो गया। तो यही हम संधि में लेते हैं, यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण लेते हैं और दूसरे पद का फर्स्ट वाला वर्ण लेते हैं संधि विच्छेद करने में। या फिर इसकी परिभाषा ये भी हो सकती है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ज प्लस ल जल, लेकिन यहाँ पर कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ये कोई संधि नहीं है, ये संयोग है। संयोग और संधि में क्या अंतर है आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा होगा। ये मैंने बताया था कि शब्द निर्माण किन किन चीज़ों से होता है, संधि से भी होता है, समास से भी होता है, प्रत्यय से भी होता है, उपसर्ग से भी होता है, संयोग से भी होता है। तो आप समझ रहे होंगे संधि तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन संयोग क्या होता है, समास आप पढ़ोगे आगे जाके, आपको पता ही होगा बेसिक, तो प्रत्यय भी पता होगा, उपसर्ग भी पता होगा, लेकिन संयोग पता नहीं होगा। तो संयोग और संधि में डिफरेंस जान लेते हैं कि संयोग और संधि क्या होता है। जब दो वर्ण आपस में मेल हो रहे हों और उनमें अगर कोई परिवर्तन दिख जाए, ऐसे दो वर्ण हो गए, अगर ये आपस में मिल रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई परिवर्तन दिख जाता है, यानी जल ना बन के जय और ले यहाँ पर दे रखे हैं तो ये सिंपली जल लिखा जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और लिखा जाता तो वो संधि होता। अगर कोई परिवर्तन ना आए तो वो संयोग हो जाएगा, संयोग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे नर प्लस ईस, तो यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है यानी विकार उत्पन्न हो रहा है, तो ये संधि हो गई। तो यहाँ पर एक संधि विच्छेद कैसे किया है, तो यहाँ पर जो रे दे रखा है उसमें से ए ले लिया, यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद हो गया ये नर, तो इसका अंतिम वर्ण रे हो गया, यहाँ से ए ले लिया। दूसरे पद का प्रथम वर्ण, तो यहाँ से ई ले लिया, तो क्या बनेगा, ए बनेगा, तो ये नरेश हो जाएगा। यहाँ पर गुण संधि, ये एग्जाम्पल है, बाकी डिटेल हम गुण संधि में पढ़ेंगे। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि संधि में केवल दो ही वर्ण शामिल होते हैं, जहाँ भी संधि होगी वहाँ दो वर्ण शामिल होंगे, ज़्यादा वर्ण शामिल नहीं होंगे। यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे नर प्लस ईस, यहाँ पर दो वर्ण आ गए ए और ई, तो यहाँ पर दो ही वर्ण शामिल हो रहे हैं एक संधि बनाने में, ऐसा नहीं है कि 3-4 हो जाएं, वो अलग अलग संधि हो जाएगी। सिंपली इतना कह रहा है ये। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि संधि के भेद। संधि के भेद की बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि संधि के भेद 3 होते हैं, 3 प्रकार की संधि होती है, लेकिन ये कैसे बनते हैं, तो दो वर्णों से, यानी दो वर्ण कौन कौन से, स्वर और व्यंजन, एक विसर्ग भी शामिल है, यहाँ पर जो वर्णों में आता है विसर्ग भी शामिल है, और स्वर और व्यंजन से हम संधि के भेद ज्ञात करते हैं कि इसके 3 ही क्यों होते हैं। तो स्वर से स्वर मिलता है तो संधि हो जाती है, व्यंजन से स्वर मिलता है तो भी संधि हो जाती है, विसर्ग से स्वर मिलता है तो भी संधि हो जाती है, और विसर्ग से व्यंजन मिलता है तो भी संधि हो जाती है। तो इसमें संधि में 3 वर्ण भाग लेते हैं, एक तो स्वर हो गया, एक व्यंजन हो गया, और एक विसर्ग हो गया जो विसर्ग दे रखा है। तो इसलिए 3 भेद होते हैं इसके। तो पहला हो गया स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आप सभी को इतना तो पता ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि स्वर संधि की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है स्वर संधि की, कि दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। आप अच्छे से देख लो इसको, यहाँ पर एक को मैंने कट कर रखा है क्योंकि यहाँ पर गलत लिख दिया था, तो को ऐसा आ जाएगा। दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि नर प्लस ईस, यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण ले लिया ए, और यहाँ पर सेकंड पद का यानी दूसरे पद का प्रथम वर्ण ले लिया ई, तो नरेश। और राकेश, राका प्लस ईस, राका क्या होता है, रात्रि होता है, राका का मतलब रात्रि, यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है राकेश में। यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण ले लिया और यहाँ पर दूसरे पद का प्रथम वर्ण ले लिया, तो ये बन जाता है, तो इसको ऐसे राकेश लिख सकते हैं। और यहाँ पर नोट में लिख रखा है मैंने कि प्रत्येक संधि में समास हो जाएगा, प्रत्येक संधि में समास हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक समास में संधि नहीं होगी। समझ रहे हो इसका मतलब, कि प्रत्येक संधि है उसमें समास तो हो जाएगा लेकिन प्रत्येक समास में संधि नहीं होगी। और स्वर संधि के भेद की बात करते हैं। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, 5 प्रकार की होती है स्वर संधि, ये तो आपने बचपन से पढ़ा ही होगा। तो स्वर संधि के भेदों का सही क्रम हम अब तक पढ़ते आए हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि, ईयण,
ऐसे पढ़ते आए हैं, लेकिन इनका सही जो क्रम है हिंदी की दृष्टि से, जो हिंदी व्याकरण की दृष्टि से जो क्रम है वो यण संधि पहले लिखा जाता है, फिर अयादि संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर गुण संधि, फिर दीर्घ संधि। तो हम इसी प्रकार से इन संधियों को पढ़ेंगे। स्वर संधि के जो भेद हैं हम क्रम वाइज क्रम पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा के डाल दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले, ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले। हम इस तरीके से पढ़ेंगे, यानी पहले यण संधि स्टार्ट करेंगे, फिर अयादि, वृद्धि, गुण, दीर्घ। इसको अच्छे से याद कर लेना। कोई भी पूछ सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है कि स्वर संधि के भेदों का सही क्रम क्या होगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे अगर आपको याद नहीं है। तो इसको याद कर लेना, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि। अब नेक्स्ट बात करते हैं यण स्वर संधि। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, यण स्वर संधि को हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ ही लिया है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण का जो संयोग होता है जब संधि बन जाती है, चाहे वो कोई सी भी संधि ले लो। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। जब किसी पद में छोटी ई और बड़ी ई मिल जाए, या फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल जाए, एक मिलेगा इनमें से, या फिर री या फिर लरे मिल जाए। किस में मिलेगा ये, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में। जब किसी प्रथम पद का अंतिम वर्ण इनमें से कोई सा भी हो, जब किसी प्रथम पद का अंतिम वर्ण यहाँ पर इनमें से कोई सा भी हो, ये भी मिल सकता है, 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 और फिर दूसरे पद के प्रथम वर्ण में कोई भी असमान स्वर आ जाए। कोई भी असमान स्वर से यहाँ पर तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, यानी कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में तो इनमें से कोई सा भी मिल जाए और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में कोई भी असमान स्वर आ जाए। असमान स्वर से मतलब है यहाँ पर सेम ऐसा ना होना चाहिए, कोई दूसरा होना चाहिए, तो हम उसको यण स्वर संधि की पहचान कर लेंगे उस तरीके से। तो जब ए आ जाए, तो यहाँ पर छोटी बड़ी ई आ जाए और इधर कोई भी असमान स्वर आ जाए, तो ये आधा ये हो जाएगा, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, और कोई भी असमान स्वर आ जाए दूसरे पद के प्रथम वर्ण में, तो इसका बे हो जाएगा, और री का रे हो जाएगा, और रे का ले हो जाएगा, आधा होगा। लेकिन ये तो हमको याद करने वाली चीज़ क्या है, इनको याद रख लेना। तो इनको अच्छे से याद रख लेना कि ये सब, ये प्रथम वर्ण ये आ जाए, कोई भी असमान स्वर आ जाए, तो क्या क्या चीज़ बनती हैं। इन चीज़ों को हमको याद रखने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, इति प्लस आदि। इति प्लस आदि हो गया, यहाँ पर तय से हमने छोटी ई निकाल ली और आ रख दिया, दूसरे पद का प्रथम वर्ण ले लिया हमने आ, तो ये हो गया ये कैसे हो गया, हमने इसकी पहचान की थी परिभाषा के अंदर। छोटी ई या बड़ी ई हो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और कोई भी असमान स्वर आ जाए, तो असमान स्वर आ हो गया ना, सेम जैसा तो नहीं है, तो इसका हो जाएगा ये आधा। तो यहाँ पर आ पूरा दे रखा है, यानी कि मात्रा है, तो ये में मात्रा लग जाएगी। एक छोटा आय होता है, इसमें मात्रा नहीं लगती, बाकी सब में मात्रा आती है, तो मात्रा हमको लिखनी होती है सेम। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का छोटी ई का छोटी लिख दिया हमने, और तय क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने यहाँ से इसका वर्ण निकाल लिया छोटी ई, इसलिए ये आधा हो जाएगा। इत्यादि वर्ण बन गया। और गति प्लस अवरोध, गति प्लस अवरोध को देख लो। अब यहाँ पर छोटी ई यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण से हमने ये निकाल लिया छोटी ई, और अवरोध ए निकाल लिया, तो ए क्या हो गया, ये में ए छोटा है, कोई मात्रा नहीं है, तो ये का ये लिख देंगे, ये आधा ये हट जाएगा जब मात्रा आती है। तो गत्य गे का गे लिख दिया हमने। गत्य अवरोध कैसे बन गया, जब तय से कोई भी वर्ण निकाल लेते हैं तो वो आधा हो जाता है, तो यहाँ पर हो गया गत्य अवरोध। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। आप जितने एग्जाम्पल देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सु प्लस अल्प, यहाँ पर सु से ऊ ले लिया, छोटा सु लिख रखा है इसलिए छोटा ऊ है यहाँ पर, और अल्प से ए ले लिया। तो यहाँ पर जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो और कोई भी असमान स्वर आ जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, बे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वल्प। आधा से क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ण निकाल लिया, तो ये आधा हो जाता है, स्वल्प आ गया। पितृ प्लस अनुमति, तो यहाँ पर रे ऐसा हो गया, यानी कि री दे रखा है, यहाँ से री निकाल लिया, यहाँ पर ए, तो ये आधा रे हो गया। यहाँ पर ए छोटे ए की मात्रा है, तो यहाँ पर पूरा रे हो गया। तो पित्त हमने ऐसे लिख दिया,
क्योंकि यहाँ पर आधा तय हो जाएगा। हमने री निकाल लिया, वर्ण निकाल लिया इसका, और रे इधर पूरा और नुमति, तो क्या हो गया, तो शब्द क्या हो जाएगा, पितृनुमति। त्रय क्यों लिख दिया, क्योंकि जब तय और रे हो तो त्रय बन जाता है, तो इसलिए पितृनुमति लिख दिया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। बधु प्लस उल्लास, तो बधु ऐसे नहीं लिखा जाता, मैंने लिखा है आपके सामने, क्योंकि बधु ऐसे लिखा जाता है, बधु नारी, इनमें बड़ी ई बड़ी ऊ की मात्रा होती है, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि का पार्ट नहीं है। धातु प्लस एक, तो यहाँ पर ऊ निकाल लिया छोटा तय से, और ए छोटी ई लिख दी, तो ये आधा बे हो गया, क्योंकि जब ऊ छोटा या बड़ा ऊ आ जाए और कोई भी असमान स्वर आ जाए दूसरे पद के प्रथम वर्ण में, तो आधा बे हो जाता है। तो ये इधर मात्रा लगी हुई है छोटी ई की, तो बे पर छोटी की मात्रा आ जाएगी, बी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा धात्विक। क्योंकि तय से जब कोई वर्ण निकाल लेते हैं तो आधा वो हो जाता है, तो तय हो गया है आधा, तो धात्विक ऐसे लिखते हैं। तो नारी प्लस ऐश्वर्य, ई निकाल लिया रे से और इधर से ए निकाल लिया, तो आधा ए में डबल मात्रा हो जाएगी, क्योंकि एक होता है ये, इसकी होती है एक मात्रा, इसकी डबल मात्रा होती है, ऐसा ई होता है, इसकी डबल मात्रा होती है ऐसे, तो इसलिए ये डबल मात्रा वाला ये हो गया। तो नारी ऐश्वर्य, लेकिन रे जो यहाँ पर आधा रे दे रखा है, आपने सिंगल रे तो ऐसे आधा देखा होगा, रे ऐसे तो देखा होगा अकेला वर्ण, लेकिन जब शब्द में होगा, जब शब्द में होता है तो ये ऐसे नहीं लिखा जाता, उसको दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है, नारेश्वर ऐसे लिखते हैं, उसको मात्रा के साथ जोड़ दिया जाता है। और नेक्स्ट एग्जांपल, बधु प्लस आगमन, क्या, बधु प्लस आगमन, तो यहाँ पर धै से ऊ निकाल लिया बड़ा और इधर आ निकाल लिया, तो आधा बे, जब छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, और जब असमान स्वर आ जाए कोई सामने, तो ये आधा बे हो गया, इसका जब मात्रा होगी इसमें तो पूरा बे बन जाएगा, तो हो जाएगा बध्वागमन, बध्वागमन इसका सही शब्द हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों, हमने संधि विच्छेद कर दिया यण संधि का, यानी कि कैसे शब्दों को जोड़ा जाता है और कैसे इनको पहचाना जाता है, इनकी पहचान करना सीख लिया। कल और भी एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छे से पहचान करना भी सीखेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाएं, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। और कोई भी क्वारीज हो और किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम से ले सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।